अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बियोलॉजी का सेकंड चैप्टर सॉल्विंग ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। मींस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स मीन बियोलॉजी के मसलों को हल करना। सबसे पहले बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती क्या हैं? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कहते हैं किसी भी नई डिजीज़ का दुनिया के अंदर ब्रेक थ्रू हो जाना या कोई भी नई डिजीज़ दुनिया में मुतारिफ हो जाना जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हो, तो उसको एज अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम लिया जाता है कि उस डिजीज़ के बारे में हमने कॉजेज़ जानने होते हैं कि किसकी वजह से हुई है और फिर उसके मुताबिक उसके ट्रीटमेंट्स वगैरह निकालना। तो ये सारी चीज़ें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में आती हैं। इस चैप्टर के अंदर हम बायोलॉजिकल मेथड के बारे में पढ़ेंगे जिसको साइंटिस्ट यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए। तो हमारा लेक्चर 1 है इसी के बारे में। पहले आ जाते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। जैसा कि हम जानते हैं कि साइंस इज़ द स्टडी ऑफ वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट। साइंटिस्ट यूज साइंटिफिक मेथड टू स्टडी एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। अब साइंटिस्ट जो हैं साइंटिफिक मेथड को इस्तेमाल करते हैं इन प्रॉब्लम्स को पढ़ने के लिए या फिर इनको सॉल्व करने के लिए। साइंटिफिक मेथड होता क्या है? साइंटिफिक मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसके ज़रिए साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। तो अगर यही मेथड हम बायोलॉजी में इस्तेमाल करें तो इसको हम बायोलॉजिकल मेथड कहेंगे। सो द मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड। एक ऐसा मेथड जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए इस्तेमाल किया जाए वो बायोलॉजिकल मेथड कहलाता है। सो देयर आर द स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स विच बियोलॉजिस्ट follow to solve a biological problems. First one is recognition of biological problem. Second one is observations and previous research, hypothesis, deductions, experiments, conclusions and reporting. पहले आ जाते हैं रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। रिकॉग्निशन कहते हैं शिनाख्त करने को। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या, हमें मसला है क्या, तो तभी हम उसके आंसर को ढूंढ सकेंगे। सो रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बिगेन्स विद द फार्मूलेशन ऑफ क्वेश्चन रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम। तो वो कहते हैं कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की शिनाख्त तब शुरू होती है जब हमारे जहन में अपने मसले से रिलेटेड कोई भी सवाल उभरता है। जब तक हमें अपने मसले का पता नहीं होगा तो हम उसका आंसर भी ढूंढ नहीं सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ लंग कैंसर। जैसा कि हमारे जहन में सवाल आता है कि लंग कैंसर के रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो क्या हैं। सो हेयर वी रिकॉग्नाइज आवर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो यहाँ हमने अपने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को शनाख्त कर ली है या उसकी निशानदेही कर ली है। सेकेंड स्टेप इज ऑब्जर्वेशंस, मुशाहिदा। ऑब्जर्वेशंस आर एनीथिंग यू नोटिस अबाउट द प्रॉब्लम। ऑब्जर्वेशन हम कहते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें प्रॉब्लम से रिलेटेड हम नोटिस करती हैं। आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम द बायोलॉजिस्ट मेक ऑब्जर्वेशन। अब जब हमें पता चल चुका है कि हमारी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है तो बायोलॉजिस्ट उसके मुताबिक मुशाहिदात करना स्टार्ट करते हैं। ऑब्जर्वेशन हेल्प इन फाइंडिंग अ सोल्यूशन। और ऑब्जर्वेशन जो है उनको सोल्यूशन ढूंढने में मदद करती हैं। सो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ऑब्जर्वेशन? स्टडीज, प्रीवियस रिसर्च ऑन द सेम प्रॉब्लम। अगर इसी प्रॉब्लम के ऊपर पहले भी कोई रिसर्च हो चुकी है तो पहले तो उसको स्टडी किया जाता है। और उसके अलावा ऑब्जर्वेशंस आर मेड विद 5 सेंसेस। फॉर एग्जाम्पल विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। ऑब्जर्वेशन जो बनाई जाती हैं वो 5 सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए भी बनाई जा सकती हैं। विजन देखना, हेयरिंग सुनना, स्मेल सूंघना, टेस्ट चखना एंड टच छूना। ठीक है। ऑब्जर्वेशंस जो होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। एक होती है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन और एक होती है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन डील विद नंबर्स, मीन्स के इनको हम काउंटिंग की फॉर्म में जो है लेते हैं। और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या होती है? डील विद द डिस्क्रिप्शन, वजाहत, जिसको हम थ्योरी की फॉर्म में लेते हैं। मतलब जस्ट हम किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब जिसके अंदर करते हैं, उसके फीचर्स को डिस्क्राइब करते हैं। सो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन कैन बी मेजर्ड एंड इट कैन नॉट बी मेजर्ड। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को मेजर किया जा सकता है। जाहिर सी बात है जब हम इसको नंबर की फॉर्म में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इट्स मीन कि हम इनकी पैमाइश भी ले सकते हैं, जबकि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन की पैमाइश नहीं ले सकते। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में एग्जांपल आती है लेंथ, हाइट, टेम्परेचर की, और क्वालिटेटिव में आती है कलर, टेक्सचर, स्मेल एंड टेस्ट की। तो ऑब्जर्वेशंस दोनों तरह से की जाती है, क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी। लेकिन इनमें से जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं वो क्वांटिटेटिव होती है क्योंकि इनको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं।
ठीक है। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ लंग कैंसर। लंग कैंसर के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जिन लोगों को लंग कैंसर है, हम लोगों के लाइफस्टाइल को ऑब्जर्व करते हैं कि वो उनका लाइफस्टाइल क्या है, उनको किस तरह से कब लंग कैंसर डायग्नोस उनके अंदर हुआ। तो ये सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशंस में आ जाएंगी। उसके बाद आती है बारी हाइपोथेसिस की, मफरूज़े। हाइपोथेसिस इज़ अ पॉसिबल आंसर टू द प्रॉब्लम। हमारी प्रॉब्लम का जो मुमकिन जवाब होगा, एग्जैक्ट नहीं, मुमकिन जवाब जो होगा वो हाइपोथेसिस होगा। सो बियोलॉजिस्ट यूज ऑब्जर्वेशन टू डेवलप ए पॉसिबल आंसर टू अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बियोलॉजिस्ट जो हैं अपनी ऑब्जर्वेशन को इस्तेमाल करते हैं एक मुमकिन आंसर बनाने के लिए किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का। सो बियोलॉजिस्ट मेक मोर देन वन हाइपोथेसिस फॉर अ सिंगल प्रॉब्लम। और ऐसा भी होता है कि कभी कभार किसी भी सिंगल प्रॉब्लम के लिए वो एक से ज़्यादा हाइपोथेसिस भी बनाते हैं। There are some characteristics of hypothesis. It is based upon the observation made by the biologist. ये उन ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर बनाया जाता है जो कि बियोलॉजिस्ट ने ली हैं या इकट्ठी की हैं, कलेक्ट की हैं। इट इज़ अ प्रपोज स्टेटमेंट टू आंसर द प्रॉब्लम। ये किसी भी प्रॉब्लम को का जवाब देने के लिए एक मुकम्मल जो है ना स्टेटमेंट की फॉर्म में होता है। इट इज़ टेस्टेबल थ्रू एक्सपेरिमेंट। इसको एक्सपेरिमेंट के ज़रिए टेस्ट किया जा सकता है। एंड देयर इज़ ऑलवेज अ वे टू डिस्प्रूव द हाइपोथेसिस आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन। और हमेशा ये रास्ता भी होता है कि हमारा हाइपोथेसिस गलत साबित भी हो सकता है एक्सपेरिमेंट के ज़रिए। तो ज़रूरी नहीं है कि जो मुमकिन आंसर हम लोग सोच रहे हैं वो हमेशा ठीक होगा, वो गलत भी हो सकता है। ठीक है। जिस तरह से हम लंग कैंसर की बात करें तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने एक हाइपोथेसिस बनाया है कि स्मोकिंग इज़ वन ऑफ द मेजर रिस्क फैक्टर ऑफ लंग कैंसर। जो ऑब्जर्वेशंस हमने की उसमें हमने देखा कि ज़्यादातर वो लोग लंग कैंसर का शिकार हुए हैं जो स्मोकिंग करते थे। तो हमने यहाँ पर ख़ुद से एक हाइपोथेसिस बना लिया कि शायद स्मोकिंग जो है उसकी वजह से लंग कैंसर होता होगा। नेक्स्ट वन इज़ डिडक्शंस, वाज़ह करना या कटौती। दे आर द लॉजिकल कंसिक्वेंसेज ऑफ हाइपोथेसिस। जो हमारे हाइपोथेसिस होते हैं ये उनके लॉजिकल कंसिक्वेंसेज होते हैं। लॉजिकल कंसिक्वेंसेज का मतलब है मंतकी अंजाम है किसी भी हाइपोथेसिस का। फॉर मेकिंग डिडक्शंस द बियोलॉजिस्ट टेक द हाइपोथेसिस एज ट्रू। डिडक्शन बनाने के लिए बियोलॉजिस्ट फ़र्ज कर लेते हैं कि जो उनका हाइपोथेसिस है वो ट्रू है। इट इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ इफ़ एंड देन। और इस स्टेटमेंट के अंदर हम इफ़ एंड देन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम शुरू से लंग कैंसर की एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पर हमने उसी से रिलेटेड एक डिडक्शन बना लिया कि स्मोकिंग इज़ वन ऑफ द मेजर रिस्क फैक्टर ऑफ लंग कैंसर देन मोस्ट ऑफ द स्मोकर्स वुड डायग्नोस लंग कैंसर इन फ्यूचर। कि अगर स्मोकिंग ही लंग कैंसर का मेजर रिस्क फैक्टर है तो इट्स मीन कि जो स्मोकर्स हैं उनको फ्यूचर में कभी ना कभी उनके अंदर लंग कैंसर जो है वो डायग्नोस हो सकता है। सो डिडक्शन हेल्प द बियोलॉजिस्ट टू डू एक्सपेरिमेंट। और इस तरह की डिडक्शंस जो होती हैं वो बियोलॉजिस्ट की मदद करती हैं कि वो इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकें। नेक्स्ट वन इज़ एक्सपेरिमेंट, तजर्बात। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। ये बायोलॉजिकल मेथड का एक बहुत ही अहम स्टेप है। जैसा कि हम जानते हैं कि बायोलॉजी हो, साइंस हो, उसकी बुनियाद ही एक्सपेरिमेंट्स पर होती है। तो इसलिए एक्सपेरिमेंट के इस स्टेप को बायोलॉजिकल मेथड में भी बहुत अहमियत हासिल है। बियोलॉजिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन हिज हाइपोथेसिस एंड चेक द डिडक्शन। बियोलॉजिस्ट जो है हाइपोथेसिस के ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और डिडक्शन को चेक करते हैं। मतलब जो फर्जी आंसर आपने अपने लिए बनाया है तो उसको देखा जाता है कि वो ठीक भी है या गलत। सो थ्रू एक्सपेरिमेंट हाइपोथेसिस आर प्रूफ ट्रू और फॉल्स। इसी एक्सपेरिमेंट के जरिए हमें पता चलता है कि जो हाइपोथेसिस, जो एक गैस हमने लगाया था वो ठीक था या गलत था। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक्सपेरिमेंट के अंदर हम दो ग्रुप्स हमेशा बनाते हैं। एक होता है कंट्रोल ग्रुप और एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप वो होता है जिसके अंदर तमाम फैक्टर्स को कंट्रोल रखा जाता है और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो होता है जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें। तो सिंपली कंट्रोल ग्रुप जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के साथ कंपेयरिंग के लिए जो है ना हम रखते हैं। सो द फॉल्स हाइपोथेसिस आर रिजेक्टेड एंड द न्यू हाइपोथेसिस आर डेवलप्ड एंड टेस्टेड। और अगर हमारा हाइपोथेसिस गलत साबित हो जाता है तो फिर हम नया हाइपोथेसिस बनाते हैं और फिर दोबारा से उसको टेस्ट करते हैं। वाइल इफ द हाइपोथेसिस आर ट्रू देन एक्सेप्टेड। और अगर हमारा हाइपोथेसिस ठीक साबित हो रहा है एक्सपेरिमेंट के ज़रिए तो फिर हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसको फर्दर आगे ले जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। कंक्लूजन कहते हैं नतीजा अक्स करना और रिपोर्टिंग कहते हैं नशरियात को। तो जब एक्सपेरिमेंट हम कर लेते हैं तो बियोलॉजिस्ट कलेक्ट डेटा फ्रॉम इज एक्सपेरिमेंट
तो एक्सपेरिमेंट से जो भी आपको मटेरियल इकट्ठा हुआ है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है। एनालाइज द कलेक्टेड डेटा स्टैटिस्टिकली टू रीच सम कंक्लूजन, और उस डेटा को इस तरह से अरेंज किया जाता है कि उसके ऊपर स्टैटिस्टिकली मतलब मैथमेटिकली फार्मूलाज वगैरह पुट करके उससे नतीजा अक्स करने की कोशिश की जाती है। एंड इफ़ कंक्लूजन सपोर्ट हाइपोथेसिस, और इससे आपको जो नतीजा आ रहा है अगर वो आपकी हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहा है, देन इट मीन्स दैट यू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो फिर इसका मतलब है कि आप अपना बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है रिपोर्टिंग का। तो सिर्फ यहीं तक बात ख़त्म नहीं हो जाती कि आपने एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल कर लिया, बल्कि इसको आप दूसरे लोगों तक शेयर भी करना होता है। तो शेयरिंग का जो सिलसिला होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि ही पब्लिश हिज कंक्लूजन इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च आर्टिकल इन साइंटिफिक जर्नल एंड बुक्स, तो वो अपने नतीजे को शाया करेगा इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च आर्टिकल्स में, इन साइंटिफिक जर्नल्स एंड बुक्स के अंदर, और साइंटिफिकली जो रिसाले होते हैं उनके अंदर, ताकि जो प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया, जो आंसर आपने निकाला है वो आंसर आप दूसरों तक भी पहुंचा सकें।